हेलो स्टूडेंट्स, एलएलबी थर्ड ईयर की क्लास में लैंड लॉस आपका एक पेपर है, भूमि विधियाँ, जिसमें आप लोगों को 3 एक्ट पढ़ने हैं। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट एंड राजस्थान टेनेंसी एक्ट। आज हम लोग हमारी लैंड लॉस की क्लास स्टार्ट करते समय स्टार्टिंग से राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में बात करेंगे। ये पढ़ना हम आज से शुरू करेंगे। इसके बाद हम लोग बाकी के दोनों एक्ट्स भी हमारे कंप्लीट करेंगे। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001। ठीक है, तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम इस एक्ट के इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करेंगे। ये एक्ट क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करता है, कितने चैप्टर्स इसमें हैं, कितने सेक्शंस हैं और कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है, कब ये कमेंस हुआ है, इसके साथ में इसका एक्सटेंशन क्या है, इन सभी मेन टॉपिक्स पर हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम इसकी इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट करते हैं। द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2012, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे टोटल चैप्टर्स। इस अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं, ये देखिए। स्टार्ट करने से पहले हमें ये सारी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो हमें पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है और समझ में भी आता है। तो टोटल चैप्टर्स जो है वो इस एक्ट में वो है 7। टोटल 7 अध्याय है इसमें कुल। फिर इसके बाद हम बात करें अगर टोटल सेक्शंस की, तो इस एक्ट में टोटल सेक्शंस है 32 सेक्शन से 32 धाराएं इस एक्ट में है। शेड्यूल्स की हम लोग बात करें, यानी कि अनुसूचियों की अगर हम लोग बात करें तो 4 अनुसूचियां हैं इसमें, A, B, C एंड D। देन फिर इसके बाद हम अगर कमेंसमेंट की बात करें कि ये एक्ट लागू कब हुआ, तो ये एक्ट लागू हुआ था 1 अप्रैल 2003 को। ठीक है, और एक बात और, इट इज एक्ट नंबर 1 ऑफ 2003, 2003 का अधिनियम संख्यांक पहला है ये। ठीक है, और लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2003 को ही ये लागू हुआ था। ठीक है, जबकि बंद कब चुका था? 2001 में। लागू कब हुआ? 2003 में। फिर हम इसके एक्सटेंड की बात करें तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा? होल ऑफ राजस्थान, चूंकि राजस्थान का ये एक्ट है ये, तो राजस्थान में लागू होगा। इसके अलावा एक बात यहाँ ध्यान देने की ये है कि राजस्थान में भी सबसे पहले मतलब प्रथम प्राथमिक रूप से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर लागू होगा, जिला मुख्यालयों पर लागू होगा और म्यूनिसिपैलिटी एरियाज पर लागू होगा। मुख्य रूप से यहाँ लागू होगा। इसके अलावा अन्य स्थानों पर जहाँ जब गवर्नमेंट जो है वो गजेटेड नोटिफिकेशन द्वारा स्पेसिफाई करे तो ये एक्ट अन्य उन स्थानों पर भी लागू होगा। बाकी मुख्य रूप से कहाँ लागू हो रहा है? जिला मुख्यालयों पर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे और इसके अलावा म्यूनिसिपैलिटी एरियाज पर। क्लियर? तो ये तो हुई हमारे स्टार्टिंग की बात। अब हम लोग बात करते हैं इसके चैप्टर्स की। चैप्टर जैसा मैंने यहाँ पर बताया टोटल 7 हो गए। एक बार आप रिवीजन कर लें। टोटल चैप्टर्स इस एक्ट में 7 है। टोटल सेक्शंस 32 है। 4 इसमें शेड्यूल्स दे रखी है, A, B, C एंड D। फिर इसके बाद लागू कब हुआ? तो ये 1 अप्रैल 2003 से लागू हुआ। कहाँ ये लागू होता है? तो ये होल राजस्थान में लागू होता है। राजस्थान का एक्ट है तो राजस्थान में ही लागू होगा, सीधी सी बात है। दूसरी बात कि राजस्थान में भी मुख्य रूप से ये जिला मुख्यालयों पर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और म्यूनिसिपैलिटी एरियाज पर लागू होता है। इसके अलावा ये राजस्थान में हर उस क्षेत्र में, हर उस हिस्से में लागू होगा जो गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे गजेटेड नोटिफिकेशन के द्वारा। क्लियर? तो ये छोटी सी बात हमारी ये थी। इसके अलावा अब हम लोग बात करेंगे इसके चैप्टर्स के क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके चैप्टर फर्स्ट की। टोटल 7 चैप्टर्स थे, मैंने आपको बताए थे यहाँ पर। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट जो है इस एक्ट का वो बात करता है प्रिलिमिनरी, यानी कि प्रारंभिक जो प्रोविजंस है उनके बारे में। ठीक है, प्रिलिमिनरी जो प्रोविजंस है, हिंदी में जिसे प्रारंभिक कहा जाता है, उसके बारे में बात करता है, जो इंक्लूड करता है सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक। चैप्टर फर्स्ट में 5 सेक्शन आते हैं, सेक्शन 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये पांचों सेक्शन प्रारंभिक उपबंधों से संबंधित है, जो इसके नेम, एक्ट
एक्ट के नेम, शॉर्ट टाइटल, इसकी डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कुछ मुख्य बातें जो जैसे धारा 4-5 में हमें है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से सेक्शन 1 से लेकर 5 चैप्टर फर्स्ट इंक्लूड करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर 2 की, अध्याय 2। तो चैप्टर 2 जो बात करता है वो बात करता है रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में। हिंदी में इसे कहते हैं किराए का पुनरीक्षण, किराए का पुनरीक्षण, ठीक है, जो इंक्लूड करता है सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 को। 2 सेक्शंस इसमें आते हैं, सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7, ठीक है, जो बात करेंगे किराए के पुनरीक्षण के संबंध में, ठीक है। अब बात करते हैं कि किराया कितना होगा, बढ़ेगा कैसे, 5% बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा, 7% बढ़ेगा, 15% बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा उसके बारे में। फिर बात आती है चैप्टर 3 की, ठीक है। अब बात करते हैं हम चैप्टर 3 की। तो चैप्टर 3 किराया किसके संबंध में होगा भाई, ये सारे प्रोविजन किसके संबंध में हो रहे हैं, टेनेंसी के संबंध में। टेनेंसी मीन्स किराएदारी के संबंध में, ठीक है। तो 3rd चैप्टर जो है वो टेनेंसी के संबंध में है, जो इंक्लूड कर रहा है सेक्शन 8 to 10, यानी कि सेक्शन 8, 9 एंड 10 को पहले अलग अलग लिख दिए हैं यहाँ पर। किराएदारी के संबंध में है 3rd चैप्टर एक्ट का, जो सेक्शन 8, 9 एंड 10 को इंक्लूड करता है। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 4। चैप्टर 4 बात करता है इलीगल एविक्शन की, इलीगल एविक्शन, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, अवैध बेदखली, अवैध बेदखली, ठीक है। किराएदार को आपने अवैध रूप से निकाल दिया, इट मींस जैसे मान लीजिए उसने किराया दे भी रखा है, या आपने बिना किसी कारण के उसको तुरंत खाली करवा दिया, समय भी नहीं दिया उसे, उसका सामान उठा के आपने बाहर फेंक दिया, तो ये क्या कहलाएगा, इलीगल एविक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। इसके बारे में प्रोविजन दे रखा है आपको सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12। तो इलीगल एविक्शन की बात करती है ये 2 धाराएं, सेक्शन 11 एंड 12, ठीक है। इतना देख लीजिए, फिर हम आगे बताती हूँ अभी। तो चैप्टर 1 हमने देखा प्रिलिमिनरी, जो सेक्शन 1 to 5 की बात कर रहा है। चैप्टर 2 हम बात करेंगे रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में, जो किराए के पुनरीक्षण के संबंध में है, कि किराया कब कितना कैसे बढ़ेगा भाई। सेक्शन 6 और 7 इसके बारे में हमें बताएंगे। फिर बात करते हैं चैप्टर 3 की करेंगे, जो टेनेंसी के संबंध में, अर्थात किराएदारी के संबंध में है, जो 3 धारा इंक्लूड कर रहा है, सेक्शन 8, 9 एंड 10। देन चैप्टर 4 जो अवैध बेदखली यानी कि इलीगल एविक्शन के बारे में है, जो धारा 11 और 12 हमें बताती है। नेक्स्ट चैप्टर 5, अब मान लीजिए किराएदार को बेदखल कर दिया गया अवैध रूप से, इलीगली उसको एविक्ट कर दिया गया, निकाल दिया गया, वो कहाँ जाएगा भाई, कोई कहीं कोर्ट जाएगा या कहीं किसी ट्रिब्यूनल में जाएगा, कोई तो व्यवस्था होगी। तो इस रेंट कंट्रोल एक्ट में व्यवस्था की गई है कि भैया उसको कहाँ जाएगा, वो इंजर्ड पार्टी जो है कहाँ अपनी पीड़ा सुनाएगी। तो कहाँ गई इंजर्ड पार्टी, कहाँ जाएगा किराएदार, अब रेंट ट्रिब्यूनल के पास। तो यहाँ पर जो चैप्टर 5 है आपका, वो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल की। अब रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा तो रेंट ट्रिब्यूनल बनाना भी पड़ेगा भाई, तो उसके गठन की बात कौन कर रहा है, चैप्टर 5 कर रहा है, किराया अधिकरण का गठन। यहाँ पर रिलीफ लेने के लिए जाएगा भाई किराएदार, ठीक है ना। जो बात करता है आपका सेक्शन 13 टू सेक्शन 22, इतने सारे सेक्शन इसमें इंक्लूड है। सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 22 इसमें शामिल है, जो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल की। रेंट ट्रिब्यूनल के गठन के बारे में बात करेंगे, साथ ही रेंट ट्रिब्यूनल क्या प्रोसीजर अपनाएगा, क्या प्रोसीजर अपनाएगा उसकी बात करेंगे। और अगर रेंट ट्रिब्यूनल के
पक्षकार खुश नहीं है फिर भी उसे लग रहा है तो अपील की व्यवस्था इसमें दे रखी है। साथ के साथ हम अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल की बात भी इसमें करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर 5 सेक्शन 13 से सेक्शन 22 कंसिस्ट करेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल की बात करेगा, प्रोसीजर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल की बात करेगा, जो इन सभी धाराओं में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आई बात। अब बात करते हैं बेटा हम चैप्टर 5A, बहुत इंपॉर्टेंट बात। चैप्टर 5A मैं 2 बार एक साथ समझाती हूँ आपको, चैप्टर 5A एंड चैप्टर 5B। देखिए, मूल जो ये जो राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम था उसमें ये दोनों चैप्टर्स नहीं थे। बाद में संशोधन द्वारा ये दोनों चैप्टर्स डाले गए, और इनको डालने का मेन रीजन ये था कि जनरली इस अधिनियम का जो सेक्शन 5 है वो ये कहता है कि कोई भी किराएदार जो किराया चुकाएगा वो अगले महीने की 15 तारीख तक किराया चुका सकता है। ये अधिनियम कहीं पर भी एडवांस के संबंध में बात नहीं करता कि भाई किराएदार को एडवांस किराया देना होगा। ठीक है, अब देखिए प्रैक्टिकली एस्पेक्ट से अगर हम लोग देखें तो प्रैक्टिकली एस्पेक्ट में होता ये है कि किराएदार से पहले ही किराया एडवांस में ले लिया जाता है। ठीक है, तो वहां पर उस एडवांस किराए के संबंध में यहाँ व्यवस्था की गई, और उस व्यवस्था को करने के लिए जोड़े गए चैप्टर 5A और चैप्टर 5B। ठीक है, चैप्टर 5A जो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी, हिंदी में जिसे कहते हैं किराया प्राधिकारी की नियुक्ति, जिसके बारे में बात करते हैं हम सेक्शन 22A टू सेक्शन 22C। 3 धाराएं इसमें शामिल है। देखिए चैप्टर 5A जो बात कर रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी के बारे में। पहले इस संशोधन से पहले रेंट अथॉरिटी जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था, केवल रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल थे। ठीक है, बाद में जब ये चैप्टर 5A डाला गया इस एक्ट में तो वहां पर रेंट अथॉरिटी के संबंध में व्यवस्था की गई, किराया प्राधिकारी के संबंध में। अब किराया प्राधिकारी का ये जो सेक्शन है वो है सेक्शन 22A, 22B एंड 22C। ठीक है, अब यहाँ किराया प्राधिकारी क्या करता है साहब? यहाँ किराया प्राधिकारी काम करेगा, वो एग्रीमेंट करवाएगा मकान मालिक और किराएदार के बीच में, टाइम पीरियड डिसाइड करेगा कितने टाइम पीरियड के लिए वो उसको किराए पे रख रहा है। इस तरीके का सारा काम कौन कराएगा? रेंट अथॉरिटी कराएगा। ठीक है, तो ये कहानी हुई यहाँ पे। फिर बात इसी के साथ में एक और चैप्टर जोड़ा गया, चैप्टर 5B। चैप्टर 5B जो बात करता है रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में, किराए का पुनरीक्षण, साथ ही बात करता है डिपॉजिट के बारे में, प्रतिभूति के बारे में। भाई देखिए चैप्टर 5 भी बात करता है रिवीजन ऑफ रेंट की। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैम एक और चैप्टर था जो रिवीजन ऑफ रेंट की बात करता है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने इससे पहले प्रीवियस जब आपको बताया था लिखकर, वो था चैप्टर 2। चैप्टर 2 की मैंने बात करी थी, जिसमें सेक्शन 6 और 7 भी रिवीजन ऑफ रेंट की बात करते हैं, और ये भी रिवीजन ऑफ रेंट की बात करता है। तो चैप्टर 2 और चैप्टर 5B में अंतर क्या है, जानने की बात ये है इंपॉर्टेंट। इन दोनों ही अध्यायों में मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि चैप्टर 2 सेक्शन 6 और 7 किराए के पुनरीक्षण की बात करते हैं। कब? किराए की बढ़ोतरी के संबंध में, कि किराया वार्षिक रूप से कितना बढ़ाया जाना है, 5%, 10%, 15%, 12%, कितना। जबकि यहाँ जो रिवीजन ऑफ रेंट है वो बात कर रहा है तब किराए की वृद्धि की या कमी की, जब मकान मालिक किराएदार की जो एमिनिटीज है, जो सुख सुविधाएं हैं, उनको बढ़ा रहा है या घटा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब मान लीजिए ए ने मकान किराए से लिया तो उसे 3 कमरे किराए से दिए गए। अब मकान मालिक ने 1 कमरा उससे ले लिया कि भाई जैसे मेरा बेटा जो है वो फॉरेन से आने वाला है तो मुझे 1 रूम उसके लिए चाहिए। ठीक है, तो जो वो किराया 3 कमरों के लिए लेता था, अब उसको केवल 2 कमरों का ही किराया लेना होगा, तो वो किराए में कमी करेगा ना। ठीक है, या फिर मान लीजिए उसने
कुछ अतिरिक्त सुख सुविधाएं अपने किराएदार को उपलब्ध करवाई, तो उसके लिए वो अतिरिक्त चार्ज लेगा, उससे अधिक किराया लेगा। तो यहाँ पर किराए का पुनरीक्षण सुख सुविधाओं को कम करने, मतलब घटाने या उनमें वृद्धि करने के संबंध में किया जाता है, जबकि चैप्टर 2 में जो है किराए की दर को वार्षिक रूप से बढ़ाने के संबंध में किराए का पुनरीक्षण किया जाता है। ठीक है, इस तरह से इन दोनों चैप्टर्स में डिफरेंस है, हेडिंग भले ही इनकी एक हो गई। ठीक है, साथ के साथ बात करता है चैप्टर 5 भी डिपॉजिट के बारे में। ये डिपॉजिट कौन सा है यहाँ पर, ये है एडवांस। जिस एडवांस की हम लोग बात कर रहे थे, जो 1 महीने का किराया एडवांस लिया जाता है ना, उसके बारे में, वो यहाँ प्रतिभूति है, किराएदार की प्रतिभूति है किसके पास, मकान मालिक के पास। साथ ही यहाँ पर ये बात भी हम देखेंगे कि भाई जब मान लीजिए मकान मालिक और किराएदार का मैटर ट्रिब्यूनल में चल रहा है, कोई डिस्प्यूट है, अभी वो पेंडिंग है, ठीक है, तो वहां पर जो किराया होगा, चाहे किराया हो या जो पुनरीक्षित किराया होगा, वो कहाँ सबमिट हो जाएगा, पूरा का पूरा ट्रिब्यूनल में जमा करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर 5 की बात करता है। एक और बात देखो, मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको ये बता दूं कि जो पीड़ित पक्षकार है वो कहाँ जाएगा। अब सबसे पहले ये व्यवस्थाएं होने के बाद में सबसे पहले वो, इनकी हायरार्की क्या बनेगी, सबसे पहले वो जाएगा रेंट अथॉरिटी के पास में, देन रेंट ट्रिब्यूनल के पास में, देन अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। इस तरह से इसकी हायरार्की चलेगी, रेंट अथॉरिटी, देन उसके ऊपर रेंट ट्रिब्यूनल, देन उसके ऊपर अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर 6 के बारे में। चैप्टर 5A एंड 5B हमारा हुआ। अब हम बात करेंगे चैप्टर 6 के बारे में। रेंट कंट्रोल एक्ट का चैप्टर 6 है, एमिनिटीज के बारे में बात करता है, सुख सुविधाओं के बारे में बात करता है। जो इंक्लूड करता है सेक्शन 23 टू सेक्शन 24A, 24 एंड 24A। ठीक है, ये भी संशोधन द्वारा डाला गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो चैप्टर 6 है, यानी कि अध्याय 6 जो है इस राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 का, वो बात करता है सुख सुविधाओं के बारे में। ये बात करता है बेसिक जो नेसेसिटीज है उनके बारे में, बिजली पानी की सुविधा, ये की किसी लग्जरियस नेसेसिटी की यहाँ बात नहीं की जा रही। ठीक है ना, और सुख सुविधाओं में क्या क्या शामिल है ये हम लोग सेक्शन 2 जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी डेफिनेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब बात है चैप्टर 7 की, लास्ट चैप्टर है जो इस एक्ट का, वो है मिसलेनियस, प्रकीर्णन से संबंधित। ठीक है, यहाँ पर इंक्लूड है आपकी सेक्शन 25 टू सेक्शन 32, सेक्शन 25 से लेकर 32। ठीक है, तो बाकी जो मिसलेनियस प्रोविजंस जो आपके किए गए हैं वो किए गए हैं धारा 25 से लेकर धारा 32 में। ठीक है, इस तरह से आपका राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट जो 2001 का है वो टोटल 7 चैप्टर्स में फॉर्म किया गया है। और आज की क्लास में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया कि कितने सेक्शंस है, इसमें कितने चैप्टर्स है, किस किस तरह से ये डिवाइड किए गए हैं, क्या क्या हेडिंग्स हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास में इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ में आया होगा। अब अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे हमारे इसके पहले चैप्टर की, सेक्शन 1 से लेकर 5 तक की। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।